आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान इनडायरेक्ट बात कि इंडिया के बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर जो हैं कोलंबो टॉक में गए थे और उन्होंने जो है उधर नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके कोई लीडर थे, उनसे बात हुई है। पाकिस्तान और इंडिया ने अपने कैदियों की लिस्ट भी एक्सचेंज की है। इंडिया पाकिस्तान ने अपने जेलों में कितने पाकिस्तानी इंडिया में बंद हैं और कितने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी जो है इंडिया में पाकिस्तान में बंद हैं, उनकी लिस्ट जो है वो जारी की है और उसमें बाकायदा दो कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी तो फिशरमैन की है जो हमारे और श्रीलंका के बीच में हमेशा होता रहता है, और उसी तरह से इंडिया के गुजरात और सिंध के बीच। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये मीडिया स्टार वर्ल्ड पर एक तन्हा प्रोग्राम है। पूरे हफ्ते में एक बार भारत के पड़ोसी मुल्कों की बड़ी खबरों पर चर्चा होती है, उस पर एनालिसिस आप तक पहुंचाई जाती है। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं और एमजीआर यूनिवर्सिटी चेन्नई में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। एक लंबे अरसे से पूरे इलाके के मुल्कों को बहुत नज़दीक से देखते हैं, बहुत से मुल्कों में खुद गए हैं और उनके राब्ते हैं पर्सनल पत्रकारों से, दूसरे लोगों से। तो उनके यहाँ से जो खबरें आती हैं वो आप लोग काफी पसंद इसीलिए करते हैं कि उनमें काफी गहराई होती है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान इनडायरेक्ट बातचीत, बल्कि उसे कहा जाए परोक्ष, बल्कि और उसे ये कहा जाए ट्रैक 2, यानी सरकारी लोग नहीं जाएंगे लेकिन सरकार पर असर रखने वाले लोग बातचीत करेंगे। क्या कुछ है? क्या हम अमेरिका के साथ दोस्ती की वजह से अपने सियासी एजेंडे से भी, यानी बीजेपी सियासी एजेंडे से भी पीछे हटेगी? क्या है? आमतौर पर मुसलमानों को नाराज करने के लिए, बल्कि मुसलमानों को दूर रखने के लिए पाकिस्तान से बातचीत ना करने का ये एक तरह से दिखावा करती रही है, लेकिन क्या हकीकत है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे अलावा शेख हसीना जो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ भारत में मेहमान हैं, मोदी जी की मेहमान हैं, उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक वो वापस चली जाएंगी। उसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टकराव है। ये टकराव तकरीबन हर 15-20 दिन में हो रहा है। क्या नतीजा होगा, किस तरफ जाएगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और बड़ी खबर ये कि मोदी जी को आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में इनवाइट किया गया था, वो खुद नहीं जा रहे, बिहार के गवर्नर और एक विदेश राज्य मंत्री वो वहां पर जाएंगे। तो और लेकिन मोदी जी ने पेजेश्कियान को, ईरान के राष्ट्रपति को फोन भी कर दिया कि वो ब्रिक्स में उन्हें बुलाना चाहते हैं। क्या कुछ है, इन तमाम खबरों के क्या मानी है, उसके पीछे क्या कुछ चल रहा है, ये सब हम समझेंगे सैयद अली मुश्तबा साहब से। मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान और भारत के बीच की गुत्थी समझ लेना बहुत जरूरी है, उसे आप बताइए क्या कुछ हो रहा है। क्या अमेरिका का असर इतना है हम पर, एप्स्टीन फाइल और क्या उसके दबाव में हम कर रहे हैं, या वाकई पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारी समझ में आ गए? जी बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामाईन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। देखिए, ये खबर जो है बहुत ही अहम है और मीडिया स्टार वर्ल्ड शायद क्रेडिट ले ले कि मतलब हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने के अंदर अंदर इंडिया अनाउंस होगी कि पाकिस्तान बातचीत शुरू होने वाली है। तो हम लोग चलते हैं तफसील में। तो पहली तो तफसील ये है कि ये किसके प्रेशर पे ये बात हो रही है। तो आपको जाना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर के। ऑपरेशन सिंदूर जब ट्रंप साहब ने ट्विट सोशल में ये बताया कि युद्ध विराम हो गया और वो युद्ध जो है वो हॉल्ट हो गया है, ये तो आप सबको मालूम है, उसी वजह से जो है हमारा जो है वो हो गया। उसके साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो बात करेंगे, टेबल टॉक होगी उनकी, क्या मसले हैं, क्या क्यों झगड़े कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने तजवीज भी पेश किया था कि या तो कतर दोहा में और या नहीं तो सऊदी अरेबिया की किसी जगह।
इंडिया ने बज़ाहिर उसको इनकार नहीं किया था, लेकिन खामोशी इख्तियार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ है कि ये अगस्त के महीने में पहली बार इंडिया के ट्रैक टू डिप्लोमेसी में लंदन में पहली बार बात हुई है। वहां पे कोई थिंक टैंक है, वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस एंड सिक्योरिटी करके उन्होंने बात कर, तो ये 2025 में हुआ। दूसरी जो इनकी इंडिया और पाकिस्तान की बात हुई है वो दिसंबर के महीने में दोहा कतर में हुई। उसके बाद तीसरा जो टॉक हुआ है वो भी मिडिल ईस्ट में ही टॉक हुआ है, वो फरवरी के महीने में, मतलब 28 फरवरी से पहले, गल्फ वॉर होने से पहले वो एक टॉक हुआ है। उसके लिए निशानदेही लोग कह रहे हैं कि शायद मस्कत ओमान में होगा। तो ये तो 3 टॉक हो गए। अभी जून के महीने में गुज़श्ता समझ लीजिए 1 हफ्ते पहले 2 टॉक जो हैं वो साइड बाय साइड या बैक टू बैक कह लीजिए आप, एक बैंकॉक में हुआ है और उसके बाद 25 जून को जो है वो टॉक कोलंबो में हुआ। तो ये तो अब खबरें जो हैं कहां से आई, ये खबरें कहां से आई? पहले तो इंडिया इसको डिनाई कर रहा है। उसमें कुछ खबरें ये भी आई थी कि इंडिया के बीजेपी के कोई सीनियर लीडर जो हैं कोलंबो टॉक में गए थे और उन्होंने जो है उधर नवाज शरीफ की पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके कोई लीडर थे, उनसे बात हुई है। तो नाम अभी तक वापस वाजे नहीं हुआ। राम माधव ने क्या नाम उछला था कि राम माधव थे स्टॉक। अब राम माधव की कहानी यह है कि राम माधव अमेरिका गए हुए थे, उनके साथ जो होश बोले हैं जो कि बीजेपी के आरएसएस के नंबर 2 हैं, वो भी गए हुए थे। उनको अमेरिका ने प्रेशर दिया था कि आप जाकर के अनाउंस कीजिए कि साहब टॉक्स होने चाहिए। तो होश बोले साहब ने जो है अनाउंसमेंट किया था, हम लोगों ने वो चलाई हुई थी कि होश बोले साहब ने इंडिया पाकिस्तान के। तो अब ये बात जो है वो वाजे हो गई है। पहला सोर्स हमारा है वो ये है कि पाकिस्तान के किसी मीडिया में जो है, प्रिंट मीडिया में ये खबर आई। दूसरी वहां से लेकर के दिनेश के वोरा जो है एक यूट्यूबर हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर के को देखते हैं, मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे और सारी बातें करते हैं, उन्होंने ये सारी तफसील जो है अपने यूट्यूब में। अब जो तीसरी कंफर्मेशन वाली बात है वो अब कोलंबो से जो है वो खबर आ गई कि यहाँ किसी 5 स्टार होटल में जो है ये 1-to-1 टॉक हुआ। अब उसमें यह है कि उस मीटिंग में वो भी किसी थिंक टैंक वालों ने किया था, उसमें और बहुत सारे मुल्क थे जिनके अलग एजेंडे थे, वो भी लोग वहां मौजूद। और हमारे जो रणधीर जायसवाल हैं एमी के, उन्होंने कहा कि ये सब मीटिंग तो होती रहती हैं, वो पाकिस्तान भी आते रहते हैं, ये भी आते रहते हैं। उसको उन्होंने खारिज कर दिया कि हमारी कोई सीरियस टॉक हो। तो अब बात हमारी ये कहनी है कि ये सब जो टॉक होता है ये तो मतलब पर्दे के पीछे होता है, कोई शोर करके थोड़ी टॉक करेगा। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मुद्दे पे कि क्या एजेंडा था इस टॉक का। तो पहला एजेंडा, 4 एजेंडे थे इसके। पहला एजेंडा जो है इसका ये था कि एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक मैकेनिज्म बनेगा कि बार बार जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर झगड़े की माहौल बन जाता है और उसके बाद जो है वो अभी जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी का माहौल बन रहा है कि इसमें झगड़ा होना है। तो एक मैकेनिज्म बनना चाहिए जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो एस्केलेट होने से पहले ही उस मैकेनिज्म के थ्रू जाए और उसको डिफ्यूज करे। तो पहला एजेंडा ये है। दूसरा एजेंडा जो है वो ये है कि कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों मुल्क के अंदर किसी भी हालत में कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो, बल्कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। और डीजीएमओ की मीटिंग और फ्लैग मीटिंग वो तो बहुत जमाने कदीम से चल रहा है, उसके आगे और क्या हो सकता है कि टेंशन को डिफ्यूज करें। तो ये दो तो बड़े मुद्दे हैं। तीसरा मुद्दा यह है कि व्यापार खोलना चाहिए, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो अटारी बॉर्डर है, और वीजा बहाल होना चाहिए और तिजारत होनी चाहिए। और जो चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अभी वो इंडस वाटर का है, और इंडस वाटर के ऊपर बात होना चाहिए और इंडस वाटर को कैसे रिजॉल्व करें जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जो सबसे बड़ी बात इसके अंदर है कि कश्मीर गायब है। पाकिस्तान ने से जो है कश्मीर को हटा दिया है और इस नेगोशिएशन में नहीं लाया है, और इंडिया पीओके को लाने की जो बात करता है उसने भी कोई ऐसी बात करने से इनकार कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो मैं अपने सामाइन से ये कहना चाह रहा हूं कि आप तैयार रहिए कि किसी दिन भी अनाउंसमेंट हो जाएगा वो कि इंडिया और पाकिस्तान बात कर रहे हैं। और इसके पसे पुष्ट कौन है?
तो मैं वही सिंदूर की स्टोरी बता रहा हूँ कि अमेरिका पीछे लगा हुआ है इंडिया के कि आप बात करो। और वो दो टॉक जो अमेरिका चाह रहा था दोहा में और उधर सऊदी अरेबिया में, वो तो नहीं हो पाया किसी वजह से। लेकिन अमेरिकन प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर भी है, ज्यादा है बल्कि पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो बैठा हुआ बात करने के, इंडिया बात तो करे। इंडिया ने तो जब से मोदी सरकार आई है उसने तो एक ही राग लगाया है कि टेररिज्म और बातचीत नहीं चल सकती। हमारे विदेश मंत्री ने भी वही सब किया, वही सब बातें की है उनको बताने। उन्होंने जो है वो पहलगाम अटैक के बाद जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो मतलब अटैक करेंगे पाकिस्तान पे। तो ये पूरा जो है घटनाक्रम का जो है बिल्कुल तफसील है। हमारे सामाईन को इस बात की आगाही होनी चाहिए कि वो मीडिया स्टार वर्ल्ड के थ्रू जो है इतनी तफसील से, ये बड़ा एक डेवलपमेंट होने वाला है। और इसके बाद बहुत सारी पेचें खुलेंगी, सार्क शायद रिवाइव हो जाए, क्या क्या हो वो तो नहीं जानते हैं। लेकिन अब ये तो बिल्कुल अब कंफर्म है कि इंडिया और पाकिस्तान का टॉक होने वाला है। इंडिया और पाकिस्तान का टॉक होने वाला है और इसमें अमेरिका का बड़ा रोल है। ये बात मुझे याद है 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमले हुए थे, उसके बाद से भारत ने और पाकिस्तान की बात टूटी हुई है। लेकिन बीजेपी की सरकार में इसमें कुछ और ज्यादा सख्ती आई, मुख्तलिफ पहलगाम और कई वाकयात हुए। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का दबाव भारत पर है। मुझे एक वाकया याद आ रहा था, जब 1990 के आसपास जब सोवियत यूनियन गिरा और भारत भी पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में चला गया, तो ये बड़ी मुश्किल होती है कि दो दुश्मन एक ही खेमे में हो, वो कैसे अपनी दुश्मनी मैनेज करेंगे। तो उस वक्त अमेरिका ने भारत को ये समझाया था कि ये जो आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बार बार वो इल्जाम लगाते रहते हैं, आपके यहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं है बल्कि होम ग्रोन टेररिज्म है। और उसी के बाद कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों के नाम हमारी एजेंसियों ने बनाए टेररिज्म के नाम पर, जिसमें बड़ा दिलचस्प वाकया हो गया। यानी अमेरिका के इशारे पे हम इस किस्म के भी काम करते रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टकराव की खबरें आ रही हैं। इस बार फिर दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। क्या कुछ है? ये दोनों मुल्क पड़ोस में जिनके आपस में बहुत नजदीकी रिश्ते रहे हैं, रूस से आजाद कराने में अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। हालांकि वो अमेरिका के कहने पर किया है, लेकिन ताल्लुकात तो अच्छे रहने चाहिए थे। कहां खराबी आ गई, क्या हो गया? नहीं, वो सब तो पुरानी कहानी है, उसको हम लोग बात करने से गुरेज करें तो ज्यादा अच्छा है। अभी जो इमीडिएट जो खबर है कि TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसका एक स्पिरिटेड ग्रुप है, वो तर्रार करके है, एहरार करके तर्रार करके है, वो जो है वो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उसने पाकिस्तान के कराची शहर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा या अफगानिस्तान या पख्तिया उससे बहुत दूर है, मतलब कोसों दूर जिसको कहते हैं, वहां उसने कंटेनर पोर्ट पे जो है धमाके किए हैं और उसमें उन्होंने तथाकथित टेररिज्म किया है, जिसका उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो TTP जो संगठन है, ये तो पाकिस्तान ने भी और सारी दुनिया ने भी जो है इसको एक आतंकवादी मतलब जमात जो है डिक्लेयर कर दिया है। अब इन लोग की इतनी रीच हो गई है कि पहले तो वो खैबर पख्तूनख्वा या नहीं तो बलूचिस्तान में कुछ टेररिज्म की एक्टिविटी करते थे। अब इन्होंने वहां से एक्सटेंड करके पंजाब को क्रॉस करके वो सिंध पहुंच गए और सिंध को पहुंच करके वो कराची पहुंच गए, वहां उन्होंने टेररिज्म किया। अब इसके खिलाफ जो है पाकिस्तान ने एयरफोर्स को यूज किया और पख्तिया प्रोविंस के कई जगहों पर उनको जहां पे मालूमात थी, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से पाकिस्तान जानता है अफगानिस्तान को, दुनिया का कोई मुल्क नहीं जानता है। एक एक इंच जो है वहां के आर्मी ने अफगानिस्तान का नापा हुआ है और अपने बूट को भरते रखते हैं। तो इंडिया जो भी बोले, वो इंडिया ने उसकी मजम्मत की है पाकिस्तानी अटैक की, वो तो करना ही था। उन्होंने जो है अब उसके ऊपर डेथ कैजुअलिटी ये है
कि वो ये कहते हैं अफगानी के हमारे सिविलियन को अटैक करें। ये हर बार उनका वही कहना। पाकिस्तान का कहना है कि हमने टेररिस्ट को पिन पॉइंट करके उसके ऊपर हमने जो है मतलब एयरफोर्स लगा के उसको अटैक किया। और इसके बाद जो है ये तो हो गया। अब नंबर्स की बात है तो नंबर में जो है कोई जो है 36 बोलते हैं, इंडिया के जो एजेंसीज हैं उन्होंने 36 का नंबर दिया है कि 36 अफगानी मरे हैं, वो सिविलियन है। दूसरा जो है वो बीबीसी का जो है वो मतलब वो कहा है वो 28 बोलते हैं। पाकिस्तान ने शायद 11 या 12 लोगों का नाम दिया, 12 लोगों के वहां पे था। और उनका कहना है कि ये जो लोग मतलब मारे गए हैं ये सब टेररिस्ट कैंप चला रहे थे। तो खबर यही है। अब इसके ऊपर अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं नूरी, वो वहाँ के जो है सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कड़ा बयान दिया है कि हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी को कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता है। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो हमारे मतलब मुल्क की मुहाफजत के लिए है और हम इसका बदला लेंगे कि कोई भी दूसरा मुल्क हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो ये सब चीजें चल रही हैं। इसके मतलब बैकग्राउंड में चाइना भी आया हुआ है जो कि मीडिएशन करना चाह रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। उधर ईरान भी चाह रहा है, सऊदी अरेबिया भी चाह रहा है, टर्की भी चाह रहा है, मतलब रशिया भी चाह रहा है। लेकिन ये चीजें रुक नहीं रही। और गौरतलब बात यह है कि टीटीपी जो है वो ऐसा संगठन है जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज करना चाहता है। और वो चाहता है कि यहाँ पे हम जैसे तालिबान का इस्लामिक एमिरेट्स बनाया है वैसे ही इस्लामिक रिजीम को हम लेके आए। और लड़ाई यही इनकी हो रही है टीटीपी की और पाकिस्तान की हुकूमत की कि वो टीटीपी को कभी भी मतलब तस्लीम नहीं करेंगे। जबकि इमरान खान के साथ बात ये थी कि वो टीटीपी से बात करना चाहते। आसिम मुनीर का कहना है कि हम इसका मिलिट्री सोल्यूशन हमको चाहिए। तो यही झगड़े हैं पूरे उसके अंदर बार बार जो है ये जी आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया जो कराची में जिन्होंने आतंकवादी हमला किया है, तहरीक अहरार। असल में अहरार हुर्रियत एक लफ्ज है जो लिबर्टी के लिए, आजादी के लिए आता है। तो वो अरबी से लिया गया लफ्ज है। अहरार मतलब वो लोग जो लड़ाई कर रहे हैं आजादी के लिए। एक मूवमेंट है, लिबरेशन मूवमेंट समझ लीजिए, तकरीबन उसके मानी ये है। अच्छा, अब थोड़ा सा और हम समझ लें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ये पख्तिया और पख्तिका प्रोविंस में हमले हुए हैं उसका कुछ जवाबी रिप्रिकॉशन अभी नहीं आया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको बताते रहें। और हमारे जो पाकिस्तान में देखने वाले लोग हैं वो हमारी इस खबर पर कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके पास इसमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। हो सकता है आने वाले वक्त में हम आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं ये शेख हसीना वाला मामला। शेख हसीना वापस जाना चाहती हैं बांग्लादेश। क्या माफी हो गई है? तारिक रहमान ने कोई इशारा ऐसा दे दिया है? क्या होगा? ऐसा तो नहीं जैसे पाकिस्तान में साबिक प्राइम मिनिस्टर्स को जेलों में डाल दिया जाता है। क्या बांग्लादेश में क्या वो उस रास्ते पर जाएगी वहां की सियासत? क्या लगता है आपको? ये बहुत सेंसेशनल न्यूज है। पाकिस्तान शेख हसीना वाजिद इंडिया में मतलब एज अ रिफ्यूजी आके रह रही हैं। बांग्लादेशी रिफ्यूजी वो भी हैं, वो भी घुसपैठिए हैं। तो क्यों नहीं रात में जो हमारे बीएसएफ ले जाके ठेल देते हैं बांग्लादेश के अंदर बत्ती बुझा के, तो वो तो मोदी साहब करने नहीं देंगे। अब शकीन शेख हसीना ने ऐलान किया है, बल्कि उन्होंने इंटरव्यू दिया है एनडीटीवी को। एनडीटीवी ने उसको एज ए एक्सक्लूसिव स्टोरी बना करके बंद किया हुआ कि अगर आप पैसे देंगे तभी स्टोरी को पढ़ सकते हैं। वो स्टोरी में एक लाइन में यही है कि बांग्लादेश ने की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने कहा कि इस साल हम जो है बांग्लादेश फिर वापस जाएंगे और अपनी लड़ाई जो है वो हम डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे और तारिक रहमान को जो है या बीएनपी को जो है हम हरा देंगे और फिर से हम गद्दी पे आ जाएंगे। इस तरह की पूरी बातें उन्होंने की है। अब वो कैसे करेंगी, नहीं करेंगी, इंडिया उनको मतलब ड्रॉप करेगा पैराशूट से या क्या करेगा, ये मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन इसके आगे जो बात ये है, इस इंटरव्यू को तारिक रहमान ने बांग्लादेश में शाया करने से रोक दिया, बैन कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये हसीना वाजिद का जो इंटरव्यू दिल्ली में एनडीटीवी को दिया गया है। अब ये भी बता दूं आपको कि एनडीटीवी में क्यों दिया गया।
एनडीटीवी आज के डेट में अडानी की कंपनी है और अडानी से और मोदी साहब के तो लिंक दुनिया को मालूम है। गोडाउन वही अडानी के पास है जहां से पैसे निकलते हैं और वेस्ट बंगाल में काम होता है। पूरा डेमोक्रेसी को अडानी के पैसों से ही जो है खरीद लिया है। तो ये जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है वो एनडीटीवी प्रणब रॉय वाला एनडीटीवी नहीं है, बल्कि ये अडानी का इंटरव्यू या बीजेपी की का चैनल है जहां ये। अब वो तारिक रहमान ने दूसरी बार काम किया है कि उन्होंने अवामी लीग को जिसपे बैन हो गया था उसको हटा दिया और वो इलेक्शन में जो है उनके ऊपर बैन था, अकाली लीग नहीं लड़ रही थी इलेक्शन। अब उसके ऊपर वो पार्टी को बैन हटा दिया। वो इसलिए हटा दिया कि उनके फाउंडिंग डे वगैरह कुछ था जिसका सेलिब्रेशन होना था, उसको उन्होंने अलाउ कर दिया है। लेकिन इस खबर को जो एनडीटीवी में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है उसको उन्होंने बैन कर दिया है। ये बड़ी खबर है, बड़ी सेंसेशनल खबर है। मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान के टॉक होने वाली खबर है, उसी तरह से शेख हसीना के बांग्लादेश जाने की खबर। जी बिल्कुल। और तीस्ता रिवर के सिलसिले में तारिक रहमान की तरफ से भी कुछ खबर है, क्या कुछ है वो? नहीं, तीस्ता रिवर का जो एंगल है, तीस्ता रिवर का एंगल है वो तो हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था। अब जो नई उसमें बात है वो चाइना की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बाकायदा ऐलान कर दिया और कह दिया है कि तीस्ता रिवर से किसी थर्ड पार्टी को कोई भी मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए, और थर्ड पार्टी इंडिया है। और उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये हम वहां लगा के रहेंगे चाहे कोई भी मुल्क इसका अपोजिशन करे। तो इंडिया तो अपोज कर रही है। इंडिया के अपोजिशन का मेन कारण यह है कि तीस्ता रिवर जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल ही नजदीक है, बल्कि समझ लीजिए कि ये बिल्कुल करीब है। और इस पे इंडिया की सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है जो कि सिर्फ 22 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो कि जोड़ता है इंडिया को नॉर्थ ईस्ट, और अगर वो किसी तरह से टूट गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया से बाहर होता है। अब तीस्ता रिवर के ऑगमेंटेशन और बराज बनाने के लिए देखिए, ये भी बता दूं, मैंने कई बार बोला है कि चाइना जो है अपना वर्क फोर्स जो लेबर है वो चाइना से लेके आता है, वो लोकल लेबर पे काम करता है। और वो जो है कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पे वो पीएलए के जो सोल्जर्स होते हैं वो आ जाते हैं, मतलब सादे वर्दी, और वो लग जाते हैं काम करने के लिए। तो वो एक खतरे की घंटी है क्योंकि वो फौजी है, और अगर कुछ ऐसी बात हो गई तो किसी वक्त भी वो मतलब ये कि फ्रंट मोर्चा संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा खदशा है कि एक बहुत बड़ा मतलब एक डिवीजन लेके आएंगे कि एक प्लाटून लेके आएंगे कि कितना बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट है और कितने लोग आएंगे। तो एक तरह से समझ लीजिए कि पूरे रेगुलर फोर्स जो है चाइना के वो तीस्ता पे आके लग जाएंगे और उसकी ड्रेजिंग करेंगे, उसको खोदेंगे, उसको रिवर्बिश करेंगे। और तारिक रहमान ने कहा कि कुछ भी हो जाए ये जो है ये प्रोजेक्ट हमको करना है। अब एक लाइन और बता देता हूं, पिछले 10 साल से मनमोहन सिंह की सरकार से लेकर के मोदी सरकार तक सारी चीजों पे बात हुई हसीना वाजिद से और इस पे, और तीस्ता रिवर पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। हर बार बात होती थी कि ममता बनर्जी ने जो है वो पंगा लगा दिया है और ममता बनर्जी जो है गंगा रिवर पे तो साइन कर लिया। अब रिवर ट्रीटी जो होती है वो कंट्री एंड कंट्री के बीच में होती है, स्टेट के बीच में कुछ नहीं होता। वो जिसके चाहे अब जो है जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो उसको कहते हैं कि साहब वो कश्मीर के और उसकी वजह से नहीं हो रहा। तो ये सब वाहियात चीजें हैं जो कि मीडिया में आती हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ममता बनर्जी को टारगेट करने के लिए। अगर मोदी जी और हसीना वाजिद चाहती तो तीस्ता रिवर तो 10 साल पहले उसका मामला सॉल्व हो जाता। तारिक रहमान ने यह भी कहा कि हम थक गए हैं इंडिया के आश्वासन से और इंडिया के ये डिली डैलिंग टैक्टिस से और डिले करने के टैक्टिस से, तो बस थक हार के बाद जो है हम चाइना के पास गए। तो ये खबर है जी। ये चाइना के पास जाने का सिलसिला हमारे पड़ोसी मुल्कों का तकरीबन कई मुल्कों से ये इस किस्म की खबरें आती रहती हैं कि बांग्लादेश की नजदीकी चाइना से बढ़ रही है, श्रीलंका की बढ़ रही है, नेपाल की बढ़ रही है। ये तमाम खबरें बहरहाल भारत का जो एक रोल था सार्क में, जो सार्क साउथ एशियन मुल्कों का कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, जो आखिरी बार इस्लामाबाद में एक
उनकी समिट होनी थी, भारत ने जाने से इनकार कर दिया और उसके बाद वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा है। उसके बाद ये भी कहते हैं बहुत से लोग कि हमारी विदेश नीति में पड़ोसियों को जो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, जो पहले की सरकारों में होती थी, वो अब नहीं है। और पड़ोसी मुल्कों से पाकिस्तान तो एक ट्रेडिशनल दुश्मन समझ लीजिए, लेकिन बाकी और मुल्कों से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे जैसे कि पहले होते थे। बांग्लादेश जो जिसके मुल्क के बनाने में भारत ने बहुत अहम रोल अदा किया था, अब वो भी हमें आंखें दिखा रहा है। अब मैं चलना चाहता हूं मिडिल ईस्ट की तरफ, वेस्ट एशिया की तरफ। भारत का एक बहुत ही दिलचस्प खबर एक आई कि आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में शिरकत के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया। अब वो नहीं जा रहे, कुछ और लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन एक फोन भी कर रहे हैं मोदी जी ईरान के प्रेसिडेंट को। ये क्या कुछ है? भारत और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो कहीं बेहतरी की तरफ जाएंगे या इसी तरह से हम इजराइल और अमेरिका के कहने पर अपने आप को दूर रखेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें हमारा जो मतलब अपना पर्सनल नजरिया है कि अब भारत जो है वो नरमी बरत रहा है ईरान के ऊपर, और उसको जियो पॉलिटिक्स और पूरी जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसकी हकीकत समझ में आ रही है, और बहुत देर में समझ आ रही है। और इसमें मैं मोदी साहब को ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, बल्कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उनकी मतलब जहानत पे और उनके मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशन के ग्रिप है उनके ऊपर में बात है। इसमें दो खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि जो आयतुल्लाह खमेनी जो हैं, जिनकी शहादत का जनाजा का नमाज होने वाला है, उसके लिए वहाँ के जो मुश्तबा खमेनी है, उनके बेटे जो है वो भी आयतुल्लाह, उन्होंने इनविटेशन दिया था मोदी साहब को कि आप आइए, और उनके उसने पूरे वर्ल्ड के लीडर्स को जो है वो इनवाइट किया था। तो मोदी साहब ने यहाँ से अपने आप को जाने से तो मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे तो प्रायर कमिटमेंट है, शिशली आइलैंड के वहां जाना है और कहाँ न्यूजीलैंड जाना है और कहाँ जाना है। अब उन्होंने जो है दो बंदों को यहाँ से भेजा है। एक तो वो हमारे बिहार के जो अभी गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान के बाद सैयद अता हुसैन हैं। ये फॉर्मर फौजी हैं और काफी बड़े रैंक पर हैं, और इनको मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। ये भी भाजपाई हैं, और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग हैं तो उन्हीं को जो है गवर्नर बनाएंगे। तो क्योंकि ये शिया हैं और वो भी कश्मीरी शिया हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी एक उनके लिए तमगा है, तो उनको भारत भेज रही है वहां। और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट का वो नाम जो है वो भी आ गया है। ये दोनों जो है जा रहे हैं प्रधानमंत्री के बिहाफ पे, वहां पे मतलब फ्यूनरल पे। अब यहाँ के बहुत से जो रक्षा के और सिक्योरिटी के जो लोग एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस पे ये कहा कि अगर हिंदुस्तान को अगर रिपेयर करना था डैमेज ईरान से मतलब बिगड़ते रिश्ते, तो मोदी साहब को सारे मतलब कैंसिल करके, सारे एंगेजमेंट कैंसिल करके उनको जाना था वहां। तो शायद इंडिया और ईरान की जो दोस्ती है या उसमें फिर से नया चैप्टर खुल सकता है। अब इसके आगे एक और चीज है कि हमारे मोदी साहब ने जो पेजिशकियान हैं, प्रेसिडेंट जो हैं वो ईरान के, उनसे टेलीफोन पे बातचीत की है और उनको इनवाइट किया है सार्क की मीटिंग में, क्योंकि ईरान सार्क बोल रहे हैं ब्रिक्स की मीटिंग में, जो कि लेटर दिस ईयर जो है मतलब नवंबर दिसंबर में होने वाली है दिल्ली के अंदर। तो उसमें उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप आइए, आकर के यहाँ जो है इसमें शिरकत कीजिए, क्योंकि ब्रिक्स का मेंबर जो है ईरान भी है। तो अभी पीछे जो है वो सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ईरान आया था। उससे पहले फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ईरान आया था। तो अब ये कुल मिला करके ये कहा जा सकता है कि इंडिया जो है वो ईरान से मतलब दोस्ती की पेशरफ्त कर रहा है। जी, यही खबर। हाँ, दोस्ती की पेशरफ्त कर रहा है, लेकिन बहुत से पत्रकार इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी जो नहीं जा रहे वो अमेरिका और इजराइल से ताल्लुकात निभाने की वजह से नहीं जा रहे, ऐसी भी कुछ लोगों की राय है। लेकिन बहरहाल एक बड़ा नुकसान हुआ है भारत और ईरान के रिश्तों में, खास तौर पर जंग शुरू होने से 2 दिन पहले मोदी जी इजराइल की नेसेट में फादरलैंड और मदरलैंड कह करके आए थे। उसके बाद मुसलसल भारत से हथियार भी जाते रहे हैं वैसे,
गाजा में कत्लेआम में भी और ईरान के खिलाफ जो जंग हुई उसके दौरान भी हथियारों की सप्लाई रुकी नहीं है। तो एक अजीब दो किश्ती में जब कोई पैर रखता है तो उसकी हालत क्या होती है वो मोदी जी मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, आखिर में कंक्लूड करने से पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो कुछ और भी ऐसे वाकयात हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए, जिनमें नेपाल की तरफ से भी कुछ एक खबर है, उधर पाकिस्तान और इंडिया ने अपने कैदियों की लिस्ट भी एक्सचेंज की है। क्या ये बिल्कुल नॉर्मल रूटीन किस्म की चीज है? क्या है वो, जरा उसके लिए भी बता दीजिए। नहीं, ये जो है दो खबरें तो इंक्लूड करनी चाहिए, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, फिर कोई और खबर होगी तो। एक खबर तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान ने अपने जेलों में कितने पाकिस्तानी इंडिया में बंद हैं और कितने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी जो है इंडिया में पाकिस्तान में बंद है, उनकी लिस्ट जो है वो जारी की है। और उसमें बाकायदा दो कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी तो फिशरमैन की है, जो हमारे और श्रीलंका के बीच में हमेशा होता रहता है, और उसी तरह से इंडिया के गुजरात और सिंध के बीच में वो जो उनका पोर्ट है और उनका जो तटवर्तीय इलाका है, वो फिशरमैन वहां चले जाते हैं, इंडियन उनको पकड़ लेते हैं, उनके फिशरमैन। तो एक फिशरमैन का लिस्ट है कि कितने फिशरमैन हैं जिनके बारे में वो बात करना चाहते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। दूसरा जो है वो सिविलियन जो लोग हैं, जो कि कैदी हैं, जो कि मतलब कुछ क्राइम किया है जिसकी वजह से वो, जैसे कुछ लोग जो है आ जाते हैं, घुसपैठिए आ जाते हैं या कुछ इस तरह से वो पकड़े जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। तो लगभग 350 पाकिस्तानी इंडिया के जेल में, और लगभग जो है वो 20 या 25 जो फिशरमैन है वो इंडिया के जेलों में है। इसी के बरक्स जो है इंडिया के जो लोग पाकिस्तानी जेल में हैं उसमें फिशरमैन की तादाद ज्यादा है और इस तरह के जो लोग हैं उसके कम। तो अब इंडिया पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया है 13 मतलब कन्विक्ट्स को जो कि वहां पे जेल में है, वो इंडिया के हैं, उनको काउंसलर एक्सेस दे दिया है और इंडिया जो है उनके पास जाएगी, अपने काउंसलर को लेके जाएगी, वकील को लेके जाएगी, उनसे बातचीत करेगी और तो ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसको मतलब हम लोग वॉच करते रहे कि कितने छूटेंगे, कितने लोग वापस आएंगे। बिल्कुल। अब एक खबर और है इसी के हवाले से, जो हम लोगों की पहली खबर थी इंडिया पाकिस्तान की बातचीत के ऊपर। तो अभी जो है एक बड़ा जो है मतलब 117 लोगों ने एक पिटीशन बनाया है जिसमें इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, जिन्होंने शहबाज शरीफ को और मतलब प्रधानमंत्री मोदी साहब को एक पिटीशन दिया है कि इंडिया पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। उसमें कोई ओपी शाह करके हैं जो कि थिंक टैंक चलाते हैं, वही उसके अगुआ हैं, और उन्होंने इन दोनों को कहा है कि आप इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड रूट के लिए खोलिए, पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है बनाइए। अब ये खबर जो है वो एक तरह से वायरल हो रही है। उधर से अभी मीरवाइज जो है उमर फारूकी नाम है उनका, वो उन्होंने भी कहा कि इंडिया को बात करना चाहिए पाकिस्तान। जनरल नरवाने जिनकी किताब पे अभी बड़ा चर्चा हो रहा था, उन्होंने भी जो है बात की है। दुलत साहब जो हैं, जो रॉ के एक्स चीफ थे, उन्होंने भी, वो आरएसएस वालों की तो बात हो ही गई है, होश बोले कि उन्होंने भी कहा। तो अब एक माहौल बन रहा है इंडिया पाकिस्तान के बातचीत का। तो यही मैं जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। आप साउथ एशिया की तमाम खबरों पर नजर रखते हैं और मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए वक्त निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाजरीन से, दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।